आज हम आपकी संस्कृत की बुक की इकाई एक प्राथमिक है उच्च प्राथमिक स्तरीय संस्कृत शिक्षण हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बुक में तो काफ़ी बड़ी है ये, इसे नोट से कंटिन्यू करते हैं। इकाई एक प्राथमिक है उच्च प्राथमिक स्तरीय संस्कृत शिक्षणम संस्कृत भाषाया पाठ्यक्रमस्या निर्वायता। पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के स्थान के संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालिए। प्रथम दृष्टिकोण। प्रथम वर्ग उन विद्वानों का है जो संस्कृत की शिक्षा को अनावश्यक मानते हैं। उनके अनुसार संस्कृत एक वर्ग विशेष की भाषा है तथा संस्कृत की उपयोगिता सभी क्षेत्रों में न होकर धार्मिक क्षेत्र तक ही सीमित है। संस्कृत को पढ़ाना छात्रों के समय का दुरुपयोग है। द्वितीय दृष्टिकोण। इस वर्ग के विद्वान मध्यम मार्गी हैं। इनके अनुसार संस्कृत को पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषय के रूप में स्थान दिया जाना चाहिए। इनके अनुसार संस्कृत को पढ़ाया जाना तो अनिवार्य है, परंतु वैज्ञानिक युग में संस्कृत पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए। अतः संस्कृत वैकल्पिक होनी चाहिए, अन्यथा दूसरे छात्रों पर इसका अनावश्यक बोझ बढ़ेगा। तृतीय दृष्टिकोण। तृतीय वर्ग में वे विद्वान हैं जो संस्कृत अध्ययन के कट्टर पक्षपाती हैं। इनके अनुसार पाठ्यक्रम में संस्कृत को अधिकाधिक स्थान दिया जाना चाहिए। इनका कथन है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, अतः इसका अध्ययन अन्य भारतीय आर्य भाषाओं के अध्ययन में सहायक होगा। संस्कृत आयोग द्वारा पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा के संबंध में की गई संस्तुति पर प्रकाश डालिए। प्रथम चरण। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, संस्कृत या अन्य प्राचीन भाषा। द्वितीय चरण। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत। तृतीय चरण। इसके अनुसार अन्य विषयों की तरह संस्कृत की परीक्षा होनी चाहिए ताकि उसका परीक्षा फल पर कोई प्रभाव न पड़े। चतुर्थ चरण। विद्यालय पाठ्यक्रम में मातृभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ संस्कृत भी होनी चाहिए। संस्कृत भाषा का विविध स्तरों पर पाठ्यक्रम में स्थान निर्धारित कीजिए अथवा वर्तमान समय में माध्यमिक कक्षाओं में संस्कृत भाषा और उसके साहित्य के शिक्षण की अनिवार्यता पर प्रकाश डालिए। प्राथमिक स्तर। कक्षा 1 से 5 तक इस स्तर पर बालकों की शिक्षावस्था होती है। यह उनके विकास की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में इंद्रियों और मांसपेशियों का विकास होता है। प्रारंभ में बालक मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। तत्पश्चात संस्कृत का सामान्य ज्ञान एवं ईश वंदना संबंधी श्लोक, सुभाषित गीतों के कुछ श्लोकों को कंठस्थ कराकर संस्कृत शिक्षण के लिए बालकों को तैयार किया जाता है। निम्न माध्यमिक स्तर। कक्षा 6 से 8 तक। यह स्तर बालकों की बाल्यावस्था का है। इस स्तर पर बालकों का शरीर एवं मानसिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है, अतः यह स्तर संस्कृत के औपचारिक शिक्षण के लिए उपयुक्त है। इसलिए इस स्तर पर कक्षा 6 से पाठ्यक्रम में संस्कृत को अनिवार्य कर देना चाहिए, परंतु संस्कृत आयोग ने संस्कृत को कक्षा 7 और उसके आगे की कक्षाओं में पढ़ाने का सुझाव दिया है। माध्यमिक स्तर। कक्षा 9 से 12 तक। यह स्तर बालकों की किशोरावस्था का है। यह शारीरिक एवं मानसिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस स्तर पर उन्हें समुचित निर्देशन, चारित्रिक एवं आदर्शयुक्त शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए संस्कृत का शिक्षण अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। संस्कृत भाषायाम पग शिक्षणम। पग काव्य के स्वरूप का वर्णन करते हुए इसके शिक्षण के महत्व और उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। पग काव्य छंदोबद्ध रचना होती है। कोई भी भाषा अपने प्रारंभिक काल में पग में ही होती है। काव्य संगीत, लय, छंद, अलंकार एवं रीति आदि गुणों के कारण पाठक को आकर्षित करती है। पग शिक्षण का महत्व। संस्कृत पग शिक्षण का महत्व इसलिए है कि छात्र पग के रस का आस्वादन कर सके। इसके अतिरिक्त छात्र पग के भाव तथा शैली के सौंदर्य का ज्ञान प्राप्त कर सके, के भावों को समझ सके। पग शिक्षण के उद्देश्य उचित स्वराघात के साथ काव्य का सुस्वर वाचन करना, श्लोक की शैली, शब्द चित्र, ध्वनि चित्र तथा लय आदि का रसास्वादन करना, चरित्र निर्माण करना, पग के मुख्य भावों का विकास करना। पग शिक्षण में दंडान्वय एवं खंडान्वय विधियों की उपयोगिता दर्शाइए अथवा
पक्ष शिक्षण की विभिन्न प्रणालियों का विवेचन करते हुए यह बताइए कि इनमें से कौन सी प्रणाली सर्वाधिक उचित है। भाषानुवाद विधि। इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ छात्रों को मातृभाषा में बताया जाता है। तदनंतर प्रत्येक पंक्ति का सरलार्थ बताया जाता है। छात्रों से यह अपेक्षित होता है कि वे इस सरलार्थ को स्मरण रखें। दंडान्वय विधि। इसके अंतर्गत प्रत्येक पद का अन्वय किया जाता है। इसमें वाक्य के मुख्य खंड को ढूंढ लिया जाता है। खंडान्वय विधि। पद के सरलार्थ के विषय में यह विधि दंडान्वय विधि से भिन्न है। इस विधि में प्रधान क्रिया को ढूंढने के पश्चात प्रश्नोत्तर द्वारा वाक्य के शेष अंशों को ढूंढा जाता है। तुलना विधि। इस विधि में अध्यापक प्रस्तुत पद से मिलता जुलता पद छात्रों के समक्ष रखता है, जिससे प्रस्तुत पद का भाव हृदयंगम करने में सफलता हो। व्याख्या प्रणाली। जिस प्रकार भाषानुवाद प्रणाली में शब्द और अर्थ पर बल दिया जाता है, उसी प्रकार व्याख्या प्रणाली में भाव पर बल दिया जाता है। व्याख्या प्रणाली में केवल भावार्थ को स्पष्ट करने के लिए शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ बताया जाता है तथा व्याकरण संबंधी बातों पर बल नहीं दिया जाता है। नोट: व्याख्या प्रणाली सभी प्रणालियों में सर्वोत्तम है। पक्ष शिक्षण के विभिन्न सोपानों का वर्णन करते हुए पक्ष शिक्षण में सुधार से संबंधित सुझाव दीजिए। प्रस्तावना। इसका उद्देश्य काव्य में वातावरण बनाना है। इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध कुछ प्रश्न करने चाहिए। उद्देश्य कथन। इसके अंतर्गत अध्यापक छात्रों को श्लोक के उद्देश्य से अवगत कराए तथा उस श्लोक के संबंध में संकेत करे। अध्यापक घोषणा करेगा कि आज कक्षा में अमुक विषय से संबंधित श्लोकों का अध्ययन कराया जाएगा। प्रस्तुतिकरण। आदर्श कथन। अध्यापक श्लोकों का शुद्ध तथा स्पष्ट वाचन करे। छोटे श्लोकों का वाचन एक ही बार में किया जा सकता है, अन्यथा खंडों में वाचन होना चाहिए। वाचन में लय, गति, छंद, ध्वनि इत्यादि का ध्यान अवश्य रखे। अनुवाचन। वाचन के पश्चात छात्र उस श्लोक का अनुवाचन करे। अनुवाद कम से कम 2 बार अवश्य हो। छात्रों के अशुद्ध वाचन को ठीक कराया जाना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर छात्र और अध्यापक मिलकर भी वाचन कर सकते हैं। व्याख्या। इसके अंतर्गत अन्वय, शब्दों का पदच्छेद, समास विग्रह होना चाहिए। छात्रों को श्लोक का भाव समझाना चाहिए। सौंदर्य बोध। पक्ष शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है सौंदर्य बोध। अध्यापक छात्रों का ध्यान श्लोक के भाव सौंदर्य, कल्पना सौंदर्य तथा शारीरिक सौंदर्य की ओर आकर्षित करे। मौन वाचन। बोधगम्यता तथा रस प्राप्ति के लिए पठित पद का मौन वाचन करना चाहिए। इसके अनुभव के लिए अध्यापक को छात्रों की सहायता करनी चाहिए। आवृत्ति। इस सोपान के अंतर्गत अध्यापक द्वारा पठित श्लोक की आवृत्ति हो जाएगी। अध्यापक को इसके द्वारा ज्ञान हो जाएगा कि छात्र श्लोक को कितना समझ पाए हैं। पुनरावृत्ति। इस चरण में अध्यापक संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति करे। इसके लिए छात्रों से श्लोक के भाव तथा सौंदर्य शब्दार्थ से संबंधित प्रश्न करे। कक्षा कार्य एवं गृह कार्य। अध्यापक छात्रों को कुछ कार्य कक्षा में करने के लिए दे तथा कुछ घर के लिए दे। गृह कार्य के द्वारा छात्रों की लिखित अभिव्यक्ति तथा विवेक शक्ति का पता चलेगा। पक्ष शिक्षण के संबंध में सुझाव। पक्ष शिक्षण में व्याकरण पर अधिक बल नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि व्याकरण प्रक्रिया सौंदर्य ग्रहण करने में बाधक होती है। श्लोक गायन जैसी प्रतियोगिताएं श्लोक शिक्षण में अत्यधिक उपयोगी होती हैं, अतः इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर होना चाहिए। पक्ष शिक्षण में सरसर वाचन अत्यधिक उपयोगी होता है। पक्ष शिक्षण छात्रों के स्तर के अनुरूप हो। संस्कृत भाषायाम गद्य शिक्षणम। संस्कृत गद्य का महत्व। संस्कृत गद्य अति प्राचीन है। सर्वप्रथम यजुर्वेद में संस्कृत गद्य के प्रदर्शन होते हैं। इसी प्रकार उपनिषद ग्रंथों में गद्य का प्रयोग प्राप्त होता है। संस्कृत गद्य का परिनिष्ठित रूप लौकिक संस्कृत साहित्य में दिखाई देता है। दंडी, सुबंतु, बाणभट्ट आदि महाकवियों की कृतियां संस्कृत गद्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। संस्कृत गद्य के उद्देश्य। छात्रों को संस्कृत शब्दावली से परिचित कराना, संस्कृत शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण सिखाना, पठित पाठ को समझने के योग्य बनाना, छात्रों को चरित्र निर्माण में सहायता देना, संस्कृत वाचन की क्षमता उत्पन्न करना। संस्कृत गद्य शिक्षण के सोपान। प्रस्तावना। इसमें छात्रों के पूर्व पठित पाठ का नवीन पाठ से संबंध स्थापित किया जाता है, अतः अध्यापक छात्रों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है। उद्देश्य कथन। प्रस्तावना के पश्चात अध्यापक पाठ का उद्देश्य कथन करे। वह इस प्रकार की, आज हम अमुक गद्यांश को पढ़ेंगे जिससे अमुक शिक्षा प्राप्त होगी। प्रस्तुतिकरण। आदर्श वाचन। सर्वप्रथम अध्यापक गद्य पाठ का सविस्तर वाचन करे।
अध्यापक का उच्चारण स्पष्ट तथा शुद्ध हो तथा उनका वाचन सभी छात्रों को सुनाई पड़े। अनुवाचन, वाचन के पश्चात छात्र उस पाठ का अनुवाचन करे। छात्रों के द्वारा संस्कृत गद्य का सामूहिक वाचन भी करा जा सकता है। संशोधन, किसी छात्र द्वारा अशुद्ध वाचन किए जाने पर दूसरे छात्र के द्वारा उसका संशोधन होना चाहिए। व्याख्या, संस्कृत गद्य वाचन के पश्चात गद्य पदों और वाक्य खंडों की व्याख्या भी होनी चाहिए। इसके लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। मौन वाचन, बोधगम्यता तथा विषय वस्तु ज्ञान को अधिक समझने के लिए मौन वाचन आवश्यक है। आवृत्ति, तत्पश्चात अध्यापक छात्रों से गद्यांश संबंधी प्रश्न पूछे ताकि छात्रों को पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। पुनरावृत्ति, प्रस्तुत किए गए संपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति होनी चाहिए। पुनरावृत्ति से संबंधित प्रश्न संपूर्ण गद्य पाठ पर संबंधित हों। गृह कार्य, यह गद्य शिक्षण का अंतिम सोपान है। इससे छात्रों के ज्ञान को स्थायी करने हेतु उन्हें कक्षा में तथा घर पर करने के लिए कार्य दिया जा सकता है। गद्य शिक्षण की पाठ योजना। पाठ योजना से अभिप्राय है कि कक्षा में अध्यापक को जो पढ़ाना है वह उसके बारे में कक्षा में जाने से पूर्व योजना बना ले ताकि वह उसे भली प्रकार पढ़ा सके। पाठ योजना का महत्व, पाठ योजना कर लेने पर परिश्रम की बचत होती है। पाठ योजना द्वारा छात्रों की रुचि का समुचित ध्यान रखा जाता है। इसके द्वारा शिक्षण को उद्देश्यनिष्ठ बनाया जा सकता है। इसके द्वारा कक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों का निर्धारण हो जाता है। इसके द्वारा शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है। पाठ योजना के प्रकार। इकाई पाठ योजना, पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रसंग के कुछ पाठ होते हैं, उन सबको एक ही इकाई बनाकर इकाई पाठ्य योजना बनाई जाती है। इस इकाई की शिक्षण की पूर्व प्रक्रिया को इकाई पाठ्य योजना कहते हैं। दैनिक पाठ्य योजना, एक सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की पूर्व तैयारी के साथ कक्षा में एक कालांश में शिक्षण कार्य के लिए तैयार की गई योजना दैनिक पाठ्य योजना कहलाती है। संस्कृत भाषायाम अनुवाद शिक्षणम, एक भाषा के विचारों को किसी अन्य भाषा में ज्यों का त्यों परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। अनुवाद शिक्षण के उद्देश्य, छात्रों को शुद्ध संस्कृत लिखने का अभ्यास कराना, छात्रों को संस्कृत के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता प्रदान करना, विभिन्न भाषाओं के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन करना, छात्रों में संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने की योग्यता उत्पन्न करना। अनुवाद शिक्षण विधि। पुस्तक विधि, इसमें पुस्तकों के द्वारा अनुवाद की शिक्षा दी जाती है। इस विधि में मातृभाषा के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। तुलना एवं अनुकरण विधि, इसमें छात्र आदर्श अनुवाद का विश्लेषण करते हैं और उसकी तुलना मातृभाषा से करते हैं। दुभाषीय विधि, यह विधि औपचारिक आयोजनों तथा सम्मेलनों में प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी मातृभाषा में बोलता है तथा दूसरा उसके भावों को संस्कृत में व्यक्त करता रहता है। अनुवाद के सोपान, प्रस्तावना, उद्देश्य, प्रस्तुतिकरण, संशोधन, कक्षा कार्य, गृह कार्य। अनुवाद अभ्यास के प्रकार, संस्कृत से मातृभाषा, मातृभाषा से संस्कृत, पुनरानुवाद, मातृभाषा व संस्कृत तुलना।